चैप्टर 1 न्यू जर्नी। वेलकम टू न्यू जर्नी। मुंबई। करीब 24 साल की लड़की एक डार्क ब्लू कलर की गाउन पहने एक खंडहर को देखे जा रही थी। वह लड़की खंडहर के बाहर एक बड़ी सी लगी बोर्ड को अपने हाथों से साफ करती है। बोर्ड पर लिखे शब्द एक एक करके दिखने लगती हैं, जो मकड़ी के जालों और धूल से छिप चुकी थी। पूरे बोर्ड के धूल को हटाते ही पूरे शब्द दिखने लगती हैं। सिंघानिया विला। कुछ पल बोर्ड को देखने के बाद वह लड़की आगे बढ़ जाती है। जो सिंघानिया विला कभी खूबसूरती का मोहताज हुआ करता था, आज वो एक खंडहर बन चुका था। वह लड़की खंडहर के अंदर जाकर चारों ओर अपनी नजरें डालने लगती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों पर इस वक्त ऐसे भाव थे जो दर्द से भरे हुए थे। उसके होंठ हिलते हुए दर्द को महसूस करते हुए कहने लगे, जिंदगी कब कैसे अपनी खेल दिखा जाए किसी को नहीं पता। न मुस्कुराने की इजाजत देती है, न रोने की इजाजत देती है, बस देती है तो दर्द से भरी यादें, तकलीफों से भरी मंजर। उसके होंठ हिलते हिलते एकदम से रुक जाते हैं, लेकिन उसके कदम बढ़ते ही जा रहे थे। खंडहर में ऐसा कुछ नहीं बचा था जो ये बता सके कि यह सिंघानिया विला था। छोटे छोटे पेड़ पौधे, घास, बहुत सी जंगली पौधे उग चुके थे। उस लड़की के पायल के छनकार पूरा विला में बस गूंजे जा रहा थी। वह लड़की सभी कमरों को एक एक देखते हुए उन खुशियों से बीते पलों को याद कर रही थी। वह सारे पल भले पहले खुशियों से भर देने वाला था, लेकिन आज दर्द देने से ज्यादा और कुछ नहीं था। सन्नाटों के बीच उस खंडहर में उसे अपने कानों पर कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। परी, परी, ऐसा परेशान मत करो ना बेटा मम्मा को। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट। प्रिंसेस, रुकिए, ट्यूलिप, रैबिट। आवाजें इस तरह से उसके कानों पर गूंजे जा रही थी कि उसकी आंखें ना चाहते हुए भी बंद हो जाती हैं। आंखों के बंद होते ही उसे आग की जलती लहरें दिखने लगती हैं, जिस पर बहुत से दर्द से भरी चीखें सुनाई दे रही थी। चीखें सुनते हुए वह लड़की धीरे से दर्द को जाहिर करते हुए कहती है, खुशियों ने यूं रुख मोड़ लिया कि दर्दों ने उसकी जगह लेकर दुखों से जोड़ दिया। उसके शब्द कहने को तो बहुत छोटे थे, लेकिन ये छोटे से शब्द ही उसके हर दर्द की कहानी को बयां करने के लिए काफी थे। खंडहर के विला को देख वह उन यादों को जी ही रही थी कि तभी उसे उन यादों से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए फोन अपनी धुन के साथ आवाज करने लगती हैं। वह अपने उन यादों के बीच फोन की रिंग को सुनकर जल्दी से अपने बैंक से फोन निकालकर फ्लैश हो रहे नाम को देखती है। उसके फोन पर चाचू फ्लैश हो रहा था। नाम को देखकर वह फोन रिसीव करते हुए कान के पास ले जाकर बोलती है, हेलो। इधर से उसकी मधुर आवाज जाते ही उधर से एक आदमी की आवाज वापस आती है, हेलो आव्या, कहाँ हो तुम? हॉस्टल के प्रिंसिपल ने तो बताया तुम कल ही निकल गई, तो अभी तक घर क्यों नहीं आई? आवाज इतना आते ही रुक जाती है, फिर अचानक एक घबराहट भरी आवाज आती है, कहीं तुम मुंबई तो नहीं चली? आवाज आ ही रही थी कि वह लड़की मतलब आव्या बीच में ही कहती है, नहीं चाचू, मैं मुंबई नहीं गई हूँ, मैं तो अपने दोस्त के घर में हूँ। आव्या के ये बोलते ही उधर से एक राहत भरी आवाज आती है, थैंक गॉड, और हाँ मेरी बातों को भूलना मत, तुम कभी भी मुंबई में कदम नहीं रखोगी। बोलते हुए उसके बोल पर सख्ती आ जाती है। आव्या हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, मुझे याद है चाचू। आव्या के ये बोलते ही उधर से आवाज आती है, ठीक है, अपना ख्याल रखना और जल्दी से घर आ जाऊं। आव्या हाँ में जवाब देती है। कुछ वक्त बाद आव्या कॉल कर करके फोन को देखते हुए बोलती है, आई एम सॉरी चाचू, मैं खुद को मुंबई आने से नहीं रोक पाई। बोलकर वह फोन को अपने बैग में रखती है, फिर खंडहर को फिर एक बार देखती है और अपने कदम बढ़ाते हुए वहां से जाने लगती है। आखिर में जब वह मेन गेट के बाहर पहुंचती है तो फिर एक बार मुड़कर चारों तरफ देखती है। आव्या अपने कदम पीछे करते हुए ही जाने लगती है। कदम पीछे जाते हुए उसे सिंघानिया विला से जुड़ी बचपन की यादें याद आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके आंखों के सामने हो रहा हो। छोटे छोटे बच्चे, कुछ औरतें, कुछ आदमी, बहुत सारे लोग उसे दिख रहे थे। आव्या उन सभी को याद करके सामने देखते हुए कहती है, आप सब मेरे पास नहीं और आप सबके पास न होने के दर्द का कोई इलाज नहीं। पटना। ऑफिस के मीटिंग रूम में एक लड़का जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसका पूरा ध्यान सामने चल रहे प्रेजेंटेशन पर था। मीटिंग खत्म होते ही मीटिंग पर उपस्थित हर एक की नजर उस लड़के की ओर थी कि आखिर उसका जवाब क्या होगा। वह लड़का अब तक उस स्क्रीन की ओर देख रहा था। काफी देर तक मीटिंग रूम में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। तभी वह लड़का अपने हाथ से इशारा करता है। उसके इशारे को मीटिंग रूम में बैठे किसी को समझ नहीं आता, पर उसके सामने खड़े उसी के उम्र का लड़का जो कि उसका असिस्टेंट था, वह इशारे को समझ सामने देखते हुए कहता है, दिस प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। ये सुनते ही प्रेजेंटेशन दिखाने वाले का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह तुरंत खड़ा होकर, बट अव्यान। उसके इतना बोलते ही सभी लोगों की नजर उस प्रेजेंटेशन दिखाने वाले आदमी की ओर चला जाता है। यादव बोस करीब 30 या 32 साल के उम्र का था, जो अपनी प्रोजेक्ट के लिए गरीब बस्ती को हटाने की सलाह दे रहा था।
अव्यान सिंघानिया इंडिया के अब तक के सबसे बड़े बिजनेसमैन, जिसे बिना कोई रिश्ते के उसे कोई अव्यान बुलाए ये उसे कतई पसंद नहीं, जो ये यादव कर चुका था। यादव डरते हुए जल्दी से बोला, आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया। अव्यान अपने सर्द नजरों को उठाकर यादव को देखता है। उसकी नजरें इतनी ज्यादा खतरनाक थी जैसे वह खुद के नजरों से ही सामने वाले की जान ले लें। अव्यान के नजरों और हाव भाव को समझ उसका असिस्टेंट नील यादव को देखते हुए कहता है, आप यहाँ से जा सकते हैं। यादव अब भी उम्मीद लगाए अव्यान को देखता है, जो अब तक उसे सर्द नजरों से देख रहा था। यादव अपनी बात रखने की कोशिश करते हुए मुंह खोलने ही वाला होता है कि अव्यान अपनी जगह से उठता है। यादव का मुंह एकदम से बंद हो जाता है। वहीं अव्यान के उठने से मीटिंग में बैठे सभी उठकर खड़े हो जाते हैं। अव्यान अपने नजर नील की तरफ करता है। नील अव्यान के नजरों को देखते ही यादव की ओर बढ़ता है और उसका सारा प्रेजेंटेशन फाइल ले लेता है। अव्यान अब मीटिंग रूम से बिना किसी को देखे निकल जाता है। अव्यान सिंघानिया का रौब इतना ज्यादा था कि अगर उसने कोई फाइल रिजेक्ट किया तो वह कोई कंपनी लेने को तैयार नहीं होता। अव्यान सिंघानिया नाम तो पूरे इंडिया में चर्चे पर था, लेकिन उसका चेहरा टीवी न्यूज में कभी नहीं आया। अव्यान को लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं। जितने भी उससे मिले आज तक किसी ने अव्यान को बात करते हुए नहीं सुना। कई लोगों का तो ये भी कहना था कि अव्यान सिंघानिया बोल नहीं सकते। उसका असिस्टेंट को भी ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि वह अव्यान के बॉडी मूवमेंट से ही सब कुछ जान ले। पता नहीं कितने ही इंसानों ने अव्यान के असिस्टेंट बनने के लिए कोशिश की होंगी, पर उनकी कोशिश बेकार रह गई, सिवाय एक के, वह है नील अग्रवाल। अव्यान अपने केबिन में पहुंचकर अपनी चेयर पर बैठकर आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद होते ही उसकी आंखों के सामने बहुत कुछ नजारा घूमने लगा, जो दर्द से भी दर्दनाक थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दर्द तक न दिख रही थी। जैसे उसे इन नजारों की आदत हो चुकी हो। हर एक इंसान के लिए फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो उसकी मुस्कुराहट, खुशी, दर्द, उदासी, आंसू सब कुछ व्यतीत करती है, लेकिन अव्यान सिंघानिया के अंदर जैसे कोई फीलिंग ही न हो। उसका चेहरा हर वक्त बस कठोर रूप को दर्शाता है। अव्यान की आंखें बंद थी और वह उन दर्दों के पल में जी रहा था। तभी नील अंदर आकर अव्यान की ओर देखते हुए कहता है, सर, आपके कहने के मुताबिक मैंने उस प्रोजेक्ट को सील करवा दिया है। इतना बोल वह अव्यान को देखता रहता है, पर अव्यान कुछ रिएक्ट नहीं करता। उसके रिएक्शन को न पाकर नील केबिन से निकल जाता है। केबिन से निकलते ही नील धीरे से खुद में बड़बड़ाता, ये इंसान कहीं सच में तो गूंगा नहीं है। 2 साल हो गए इसका असिस्टेंट बने हुए, पर आज तक मैंने उसकी आवाज तक नहीं सुनी। बोलते ही वह अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है। इधर अव्यान इस वक्त अपने केबिन में बने बेडरूम में स्थित था। अव्यान अपने सामने दीवार पर बहुत सारी लगी फोटो फ्रेम को देख रहा था। दीवार के सब तरफ कई सारी फोटो फ्रेम लगी थी, जिस पर पूरा सिंघानिया परिवार उपस्थित थे। एक फोटो में आदित्य, काव्या और उसके साथ अव्यान और आव्या थे। एक फोटो में ध्रुव श्रेष्ठा और ध्रुवंश। एक फोटो में अर्जुन प्रीत और अप्रीता। एक फोटो में अनुराग, सपना, अनु और आरुष। एक फोटो में रूहान, स्वरा और स्वर्णा थे। उसी तरह से अलग अलग बहुत सी तस्वीरें थी। आखिर में एक बड़ी सी फोटो ऊपर टंगी थी, जिस पर पूरा सिंघानिया उपस्थित था। अव्यान उन सारी तस्वीरों को बिना भाव के देख रहा था। तस्वीरों को देखते हुए अव्यान के हाथ उस फोटो को छूने लगते हैं, जिसमें आदित्य और काव्या थे। आदित्य ने काव्या के कमर पर हाथ रखे पकड़ा हुआ था और काव्या उसके दिल वाली जगह पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए आदित्य को देख रही थी। दोनों का चेहरा देखकर साफ समझ आ रहा था कि वह दोनों कितने ज्यादा खुश हैं। कुछ पल तो दोनों की तस्वीर देखकर अव्यान का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन एकदम से ही उसका चेहरा सर्द होने लगता है। दूसरी ओर 2 आदमी घबराहट के एक्सप्रेशन लिए खड़े हुए थे। उनके आंखों में एक खौफ दिख रहा था, मौत का खौफ। दोनों ही गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, दी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। सामने खड़ा लड़का उन दोनों को ही अपने खतरनाक नजरों से देख रहा था। उसके हाथ में एक गन थी और वह उस गन को घुमा रहा था। दोनों आदमियों का खौफ वक्त के साथ बढ़ते ही जा रहा था। वह लड़का बस अपने गन को घुमाए जा रहा था। कुछ पल बाद ही दोनों का डर से इस तरह से हालत खराब हो जाती है कि उसमें से एक की तो डर से सांसें धीमी होने लगती हैं। वह अपनी सांसें संभालते संभालते नीचे गिर जाता है। दूसरा आदमी उसे देखने लगता है, हालांकि वह भी डर से कांप रहा था। पहला आदमी बहुत तेज तेज सांसें ले ही रहा था। एक पल ऐसा आया कि उसकी सांसें एकदम से थम गई और वह बेजान से जमीन पर गिर गया। वहीं पहले आदमी को मरा देखकर दूसरा आदमी जल्दी से उसके पॉकेट से गन निकालकर खुद को शूट कर देता है। वह खौफ से खुद के सर पर शूट करता है, जिस वजह से वह वहीं गिरकर कुछ ही पल में मर जाता है। सामने खड़ा लड़का दोनों के लाश को देखकर सामने रखे सोफे पर बैठ जाता है और गन को टेबल में रखकर कहता है, डी का दूसरा नाम ही खौफ है, जिससे लोग मरने की मंजिल में खुद कदम रखते हैं। बोलते ही वह सिगरेट निकालकर अपने मुंह पर रखता है और लाइटर से जलाकर स्मोक करने लगता है। वह लड़का स्मोकिंग करते हुए लाश को देखकर कहता है,
डी से धोखा मतलब जिंदगी में जीने का खो दिया मौका। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक नफरत सी दिखने लगती है। कुछ गार्ड्स आकर दोनों की लाश को लेकर चले जाते हैं। उनके जाते ही वह लड़का सिगरेट को स्ट्रॉ पर बुझाकर उठकर वहां से निकल जाता है। वह बाहर जाकर जिप पर बैठकर खुद ड्राइव करके जाता है। उसका खतरनाक और अब एक अजीब से एक्सप्रेशन में तब्दील होने लगा। वह अपने फोन को ऑन करके देखने लगता है जिस पर ध्रुव और श्रेष्ठा की तस्वीर थी। दोनों की तस्वीर को देखते हुए वह कहता है, ध्रुवंश सूर्यवंशी ने माफिया वर्ल्ड में एक नई पहचान बना ली। खौफ से भरी वो है डी। बोलते ही वह शांत सा फोटो को देखता है। ध्रुवंश की जीप एक फार्म हाउस में रुकती है। फार्म हाउस के एंट्रेंस पर एक बड़ा सा बोर्ड था जिस पर लिखा था सक्सेना हाउस। ध्रुवंश जीप से उतरकर अपने मुंह पर हाथ रखे फूंकता है और फिर हाथ को सूंघने लगता है। उसके मुंह से इस वक्त सिगरेट की स्मेल आ रही थी। ध्रुवंश अपने पॉकेट में हाथ डालता है। कुछ देर तक ढूंढने पर उसे कुछ नहीं मिलता। न मिलने से वह जिप में देखने लगता है। वह देख ही रहा था तभी उसकी आंखों के सामने एक हाथ आता है जिस पर इलायची के कुछ दाने थे। ध्रुवंश सर घुमाकर देखता है। उसके पास खड़ी लड़की को देखकर ध्रुवंश मुस्कुराते हुए इलायची लेकर खाकर कहता है, होने वाले हस्बैंड से टाइम मिल गया तुम्हें। उसके सामने खड़ी लड़की ध्रुवंश को घूरते हुए कहती है, ज्यादा बोला ना तो मॉम को बता दूंगी कि तुम स्मोक करके आए हो। ध्रुवंश उस लड़की के गाल को खींचते हुए कहता है, माय क्यूट बिग सिस्टर, अगर तुम्हें बताना होता तो तुम मुझे ये लाकर नहीं देती। बोलते ही ध्रुवंश उसके गाल छोड़ देता है। वह लड़की अपने गाल को सहलाते हुए कहती है, इसी का तो फायदा तुम उठाते हो। ध्रुवंश उस लड़की के चेहरे को देखते हुए कहता है, अच्छा, कहकर ध्रुवंश आगे बढ़ जाता है तो वह लड़की भी उसके पीछे चलती है। ध्रुवंश दरवाजे से होकर हॉल पर पहुंचता है। एक बड़ा सा हॉल, उसके लेफ्ट साइड में सोफे रखे हुए थे तो राइट साइड में डाइनिंग टेबल। दीवार पर विक्रम, नित्या और विनी की तस्वीर लगी हुई थी। ध्रुवंश के सामने जो खड़ी थी वह लड़की और कोई नहीं, विक्रम सक्सेना की बेटी विनी सक्सेना थी, जो ध्रुवंश से 5 साल बड़ी है। ध्रुवंश चारों ओर देखकर विनी को देखता है। विनी ध्रुवंश की नजरों को समझ किचन की ओर इशारा करती है। ध्रुवंश अब किचन की ओर बढ़ जाता है। किचन में पहुंचकर देखता है तो एक औरत किचन में कुछ कर रही थी। उसकी पीठ ध्रुवंश की ओर थी। ध्रुवंश आगे बढ़कर जल्दी से उस औरत को पीछे से हक कर लेता है। ध्रुवंश उस औरत को टाइटली पकड़कर कहता है, आई मिस्ड यू मॉम। श्रेष्ठा ध्रुवंश की पकड़ से छूटकर उसकी ओर मुड़कर भौहें चढ़ाए कहती है, ओह रियली अंश, अगर तुम मुझे याद करते तो हफ्ते भर घर से बाहर नहीं रहते। श्रेष्ठा के इतना बोलते ही किचन के दरवाजे से आदमी की आवाज आती है, चैंप अभी कोई छोटा बच्चा नहीं है महबूबा, जो घर पर रहकर खेले कूदे। आवाज सुनकर श्रेष्ठा दरवाजे की ओर देखती है जहां दर्श खड़ा था। ध्रुवंश पीछे मुड़कर जल्दी से आगे बढ़कर दर्श के गले लग जाता है। दर्श ध्रुवंश की पीठ पर हाथ रखता है। ध्रुवंश दर्श से अलग होकर कहता है, अब ये लेडी बॉस को कौन समझाए अंकल की अब मेरी खिलौने नहीं असली गन पकड़ने की उम्र है। ध्रुवंश के इतना बोलते ही श्रेष्ठा का चेहरा एकदम से सीरियस हो जाता है। वह सीरियस होकर ही कहती है, मैंने कितनी बार कहा है अंश, ये सब पकड़ने की तुम्हें इजाजत नहीं है। ध्रुवंश आगे बढ़कर श्रेष्ठा के हाथ को पकड़कर कहता है, मॉम, मैंने पकड़ी भी कहाँ है। बाय द वे मैं रूम में फ्रेश होने जा रहा हूँ। बोलते ही ध्रुवंश किचन से निकल जाता है। उसके जाते ही श्रेष्ठा पलटकर काम करते हुए कहती है, माफिया वर्ल्ड से अंश का कोई नाता नहीं होना चाहिए दर्श। मैंने इसी की वजह से ध्रुव को खो दिया, अब अंश को नहीं खो सकती। श्रेष्ठा के बोलते ही उसके आंखों से एक बूंद आंसू गाल से होकर गिर जाती है। श्रेष्ठा को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। दर्श जो श्रेष्ठा के एकदम करीब आ चुका था वह श्रेष्ठा को अपनी ओर पलटकर देखता है। श्रेष्ठा के आंसुओं को देखकर दर्श अपने हाथ बढ़ाए उसके गालों से बहती आंसुओं को पोंछता है। श्रेष्ठा दर्श के आंखों में देखने लगती है। दर्श भी उसके आंखों में देखकर कहता है, यू नो ना, मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं पसंद, एंड मुझे ही नहीं चैंप को भी तुम्हारे आंखों में आंसू पसंद नहीं है, सो प्लीज डोंट क्राई महबूबा। श्रेष्ठा दर्श को कुछ पल देखकर दूर हो जाती है। श्रेष्ठा के दूर होने से दर्श भी उससे एक कदम दूर हो जाता है। श्रेष्ठा एक ट्रे में 4-5 कप उठाती है और दर्श को देते हुए, कॉफी। दर्श श्रेष्ठा के हाथों से कॉफी लेकर कहता है, थैंक्स। श्रेष्ठा दर्श को कॉफी देकर किचन से निकल जाती है। हॉल पर विनी अब बैठी फोन पर बात कर रही थी। श्रेष्ठा उसके सामने एक कप बढ़ाकर कहती है, बस 2 दिन बचे हैं फिर तुम हमेशा के लिए धीरज के पास होंगी, तो थोड़ा हम लोग के साथ भी वक्त बिता लिया करो। बोलते ही श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए विनी को देखती है। विनी कॉफी कप लेती है, पीकर कहती है, आपको नहीं लगता यही बात आपको अव्यान को समझाना चाहिए। वो मेरे साथ टाइम स्पेंड क्या बात तक नहीं करता। ही इज माई ब्रदर बट फिर भी मुझसे अजनबी जैसा बर्ताव करता है। बोलकर विनी बुरा सा मुंह बना लेती है। श्रेष्ठा विनी को देखकर कहती है,
तुम्हें तो पता है न कि उसका नेचर कैसा है। अव्यान सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करता है। श्रेष्ठा के बोलने पर विनी बस अपना सर हिला देती है। श्रेष्ठा अब ध्रुवंश के कमरे की ओर बढ़ जाती है। कमरे में पहुंचते ही वह देखती है तो ध्रुवंश फोन में किसी से बात कर रहा था और अपने पैर को चेयर पर रखा हुआ था। श्रेष्ठा आगे बढ़कर ध्रुवंश के सामने कॉफी की कप आगे बढ़ा देती है। ध्रुवंश कप देखकर फोन पर आई कॉल यू लेटर बोलते ही वह कॉल कट करके फोन बेड पर फेंकता है। फिर श्रेष्ठा के हाथों से कप लेकर कॉफी पीते हुए पूछता है, ब्रो कहाँ है? श्रेष्ठा ध्रुवंश के गीले टॉवल को सही जगह पर रखकर कहती है, ऑफिस। और कहाँ? श्रेष्ठा अब ध्रुवंश के कपड़ों को देखती है जो बेग से सोफे पर फेंके हुए थे। श्रेष्ठा कपड़ों को उठाकर कबर्ड में रखती है। ध्रुवंश श्रेष्ठा को बस देखे जा रहा था। ध्रुवंश कुछ देर तक श्रेष्ठा को यूं ही देखता रहा, फिर कॉफी कप ट्रे पर रखकर कहता है, मॉम मैं मम्मा से मिलने जा रहा हूँ। बोलते ही ध्रुवंश निकल जाता है। ध्रुवंश की बात सुनकर श्रेष्ठा उसे जाते हुए देखती है। एक कमरा जिसमें खामोशी के सिवाय कुछ नहीं था। यहाँ तक सांसों की आवाज नहीं आ रही थी। ध्रुवंश दरवाजा खोल कमरे के अंदर जाता है। कमरा पूरा सन्नाटा से भरा हुआ था। सामने एक बड़ा सा बेड था और उस पर एक औरत बिल्कुल बेसुध सी लेटी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपनी सांसें लेना छोड़ दिया हो। बंद आंखें ये साफ जाहिर कर रही थी कि उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। ये औरत वो है जो एक इंसान के बगैर रह नहीं सकती। वो इंसान जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करती है वो है उसका हमसफर आदित्य सिंघानिया, और ये औरत उसकी मोहब्बत, उसका सुकून, उसका जुनून काव्या आदित्य सिंघानिया। काव्या ने अपनी जीने की इच्छा इन पूरे 18 सालों में खत्म कर ली है। जो काव्या आदित्य के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, वह इन 18 सालों को पार कर चुकी है, पर एक लाश बनकर। उसकी सांसें भी थमने लगी हैं, लेकिन दिल की धड़कनें उसे मरने की इजाजत नहीं दे रही हैं। ध्रुवंश बेड के पास जाकर स्टूल पर बैठ जाता है। ध्रुवंश काव्या के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और काव्या को देखने लगता है। काव्या को न ध्रुवंश के होने का एहसास था और न ही ध्रुवंश के छूने का। ध्रुवंश बहुत ही खामोशी को धारण किए हुए काव्या के मुरझाए हुए चेहरे को देखे जा रहा था। काफी वक्त बीत जाते हैं। कमरे में अब तक सन्नाटे के सिवाय किसी ने जगह न ली। तभी ध्रुवंश को अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। ध्रुवंश बिना मुड़े कहता है, डॉक्टर ने क्या कहा? मॉम, श्रेष्ठा आगे आकर बेड पर बैठकर बोलती है, वही जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। काव्या सदमे में चली गई है, एक ऐसे सदमे में जहां से वापस सिर्फ एक इंसान ला सकता है, वो सिर्फ आदित्य है। बट तुम्हें भी पता है कि ये कभी नहीं हो सकता। आदित्य कभी नहीं आ सकता। बोलते ही श्रेष्ठा काव्या को देखती है, जिसका चेहरा अब सिर्फ दर्द जाहिर कर रहा था। ध्रुवंश के चेहरे पर यह सुनकर गुस्से के भाव उभर उठते हैं। वह काव्या के हाथ को छोड़कर तुरंत कमरे से निकल जाता है। श्रेष्ठा ध्रुवंश को जाता हुआ देखती है, फिर दर्द को जाहिर करते हुए कहती है, आदित्य की बात जब भी आती है तो तुम्हें आव्या की बहुत याद आती है। मुझे पता है अपने दर्दों को छुपाने के लिए तुम अकेले रहते हो। मुझे पता है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। अंश तुम्हारे हर दर्दों को महसूस कर सकती हूँ। कहते ही श्रेष्ठा के चेहरे पर भी एक अनचाहा दर्द दिखने लगता है। गोवा। आव्या अपने एक हाथ से लगेज और दूसरे हाथ पर एक बैग को लाते हुए चली जा रही। इस वक्त वह एक घर के सामने खड़ी है जो दिखने में काफी ज्यादा बड़ी है। उसके पीछे एक ज्यादा उम्र का ही आदमी है जो आव्या से बार बार बैग को खुद उठाने के लिए कह रहा है, लेकिन आव्या तो पहले से ही है एक जिद्दी लड़की जो खुद के रूल खुद बनाकर चलती है। उस आदमी यानी ड्राइवर के यूं बार बार जिद करने पर आव्या रुककर बोलती है, अंकल मैं कह रही हूँ ना, मैं अंदर चली जाऊंगी, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। ड्राइवर फिर एक बार जिद करते हुए बोलते हैं, बेटा मैं कर देता हूँ, आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। ड्राइवर का यूं बार बार जिद करना आव्या से अब बिल्कुल रहा नहीं गया। आव्या ड्राइवर को देख जोर से चिल्लाती है, अंकल। आव्या के इतने तेज आवाज से ड्राइवर थोड़ा सहम से गए। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि आव्या ने उनसे ऐसे बात की हो, लेकिन आज आव्या की इतनी तेज आवाज से उन्हें अपने नौकरी को गंवाने का डर लगा रहा। ड्राइवर के डरे हुए चेहरे को देखकर आव्या हंसते हुए कहने लगती है, अंकल आप डर गए ना? अंकल डर गए? बेचारा डरा ड्राइवर क्या ही जवाब देता। आव्या के हंसने पर भी अब तो उसे हंसी नहीं आ रही है। आव्या ड्राइवर के गाल को खींचते हुए बोलती है, ओह मेरे क्यूट अंकल, आप तो बच्चे जैसे डर रहे हो। आव्या की हरकत पर वहां काम कर रहे माली मुस्कुराने लगे। वहीं ड्राइवर तो अब खुद को बच्चा जैसा समझने लगा। आव्या ड्राइवर के गाल को छोड़कर फिर एक बार अपना लगेज उठाकर अंदर जाने लगती है। ड्राइवर वहां खड़ा आव्या को देखता रह जाता है। अंदर जाकर आव्या देखती है, एक आदमी कुछ दूरी पर उसे पीठ किए हुए फोन पर बात कर रहा है। उसे देखते ही आव्या लगेज धीरे से नीचे रखकर दौड़कर जाती है और सीधा झटके से उसे हक करके कहती है, चाचू। खड़ा आदमी आव्या के पकड़ से छूटकर मुड़ा। यह आदमी सौरभ था।
सौरभ के मुड़ते ही आव्या फिर से गले लग जाती है। सौरभ मुस्कुराते हुए आव्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, कैसी हो प्रिंसेस। आव्या अलग होकर सौरभ का हाथ पकड़ सोफे की ओर ले जाते हुए बोलती है, मुझे क्या होगा चाचू, आपको पता है मैं जब ट्रिप पर गई तो मैंने पानी पूरी खाई, चाट खाई, भेलपूरी खाई और पता है मैंने 5 टाइप की आइसक्रीम भी खाई। बोलते ही आव्या सोफे पर बैठ जाती है। सौरभ भी बैठ जाता है और आव्या को गौर से देखता है। आव्या के चेहरे पर सौरभ काव्या की परछाई देख पा रहा था। आव्या के चेहरे को देखते हुए सौरभ कुछ पल के लिए काव्या की हरकतों को याद करने लगता है। काव्या बुरा सा मुंह बनाए बेड पर बैठी थी, तो वहीं आदित्य उसके पास बैठे ही फोन पर कुछ कर रहा था। काव्या बच्चों जैसे जिद करते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड मुझे चाट खानी है, उसके साथ पानी पूरी और आइसक्रीम भी खानी है। आदित्य काव्या को बिना देखे बोलता है, जिद नहीं करते वाइफी, मैंने मना किया है ना, तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है और ये बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है। काव्या फिर एक बार जिद करते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खानी है मतलब खानी है। आदित्य सर उठाकर घूरकर काव्या को देखने लगता है। काव्या सर झुकाकर सिसकते हुए रोने लगती है और कहती है, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, अपनी खतरनाक आंखों से घूरकर हमेशा मुझे चुप करवा देते हैं। आदित्य काव्या के करीब जाकर उसके चेहरे को उठाता है और आंखों को देखते हुए कहता है, कैसे रो रही हो, तुम्हारे आंसू भी नहीं निकल रहे। काव्या रोने की आवाज निकाले कहती है, आपके डर से आंसू नहीं निकल रहे तो मैं क्या करूं, लेकिन मैं सच में रो रही हूँ। ये सुनकर आदित्य काव्या को मुस्कुराते हुए गले लगा लेता है। सौरभ की आंखों के सामने ये सब चल ही रहा था कि आव्या उसके कान में जोर से चिल्लाती है, चाचू। सौरभ हड़बड़ाते हुए सोफे से उठकर खड़ा होता है। आव्या ये देखकर हंसने लगती है। सौरभ अपने कान पर हाथ से हिलाते हुए कहता है, क्या करती हो प्रिंसेस। आव्या हंसते हुए बोलती है, और मैं क्या करती, मैं आपसे कितनी देर से बात कर रही हूँ और आप हैं कि चाची के किन ख्यालों में डूबे हुए हैं। बोलते ही आव्या की अचानक से उसकी हंसी गायब हो जाती है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी।